हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हेलो, गुड आफ्टरनून। कल के टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कल से कल के टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे, और कल हम लोग 30 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। हेलो प्रद्युम्न। कल मैं 30 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे हम, और 29th क्वेश्चन जो था उसका आंसर देख रहे थे हम। लाइम मोटार मिक्सिंग इज डन इन विंड मिल में तो कभी नहीं हो सकती। दैट इज पैन मिल। कैसे होती है पैन मिल, देखते हैं इसे। हाँ, डिस्कस करना था उसे, वही चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ। वेट फॉर अ मिनट। कुछ इस तरह की होती है पैन मिल। कुछ इस तरह की होती है, दिख रही है आप लोग को? इस तरह की होती है पैन मिल। गुड आफ्टरनून जितेंद्र। मयंक, गुड आफ्टरनून। ओके। सो पैन मिल कुछ इस तरह की होती है जिसपे हम क्या करते हैं, मोटार बना सकते हैं, लाइम मोटार। ओके। सो उस पर पूछा गया था लाइम मोटार के बारे में क्वेश्चन में। हाँ जी, तो लाइम मोटार मिक्सिंग इज डन इन वेयर इन पेन मिल। ओके। धनंजय, ये पेन मिल था। ये जो है धनंजय, ये इसे कहते हैं हम पेन मिल। किस चीज के लिए काम में आती है? ये मोटार के मिक्सिंग के लिए काम में आती है। कौन सा मोटार? लाइम मोटार। ओके। तो एक ये तो मतलब आप बोल सकते हो कि ये न्यू वाला है, मतलब न्यू मतलब ये प्रेजेंट मॉडर्न एरा में हम लोग ये यूज कर रहे हैं। और इसके पहले हम वो भी यूज करते थे, यदि आपने देखा होगा, बुल्क वगैरह मूव करते थे और हम प्रॉपर मिक्सिंग के लिए मोटार के
हम किस तरह का सिस्टम यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ कुछ इस तरह का रहता था। यहाँ पर एक ऐसा एक व्हील रहता था, वो इस पर्टिकुलर पार्ट से कनेक्ट रहकर ऐसा गोल गोल घूमता था यहाँ से ये यहाँ पर, और यहाँ पर मोटार जैसा रहता था ये व्हील आपका, और ये एक बुल्स से रहता है। तो ये ऐसा गोल गोल घुमाता था ऐसे इस वाले पार्ट को। ये पुराने टाइम में यूज होता था और ये अभी रिसेंट टाइम में होता है ना। इसमें 2 से 3 घंटे तक लगता है इसमें, ये जो है आपके पास पर इट टेक 2 to 3 आवर्स। सो ये जो क्वेश्चन था आपके पास पर लाइम मोटार मिक्सिंग से रिलेटेड, so that is pan mill. Now question number 30, fat lime is used for best performance, ये हमने पढ़ लिया था, प्लास्टर वर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मैंने आपको लाइम की क्लासेस बताई थी, यदि आप लोग को याद हो, आप लोग को यदि याद हो तो मैंने लाइम की क्लासेस बताई थी, आप लोग को बताई थी ना जितेंद्र? लाइम की क्लासेस बताई थी। ध्यान से पढ़ो प्रद्युम्न, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो 31। क्या वो प्लास्टरिंग के बारे में बात कर रहा है? बिल्डिंग वर्क मतलब मेजनरी वर्क, मेजनरी वर्क मतलब आपको फॉर बॉन्डिंग यूज करना, नॉट फॉर प्लास्टरिंग यूज करना। सोच करके बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कौन? मयंक, प्रद्युम्न, आप सही बताए हो। पहले अभी बता रहे धनंजय। देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ लाइम कैन प्राइमरली बी यूज्ड, है ना। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा एक वर्ड को मिस कर गए धनंजय। धनंजय यहाँ पर वर्ड जो लिखा ना, पहले प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, पहले प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? आप यूज मेजरली एज पर यू नो, यदि मैं बात करता हूं तो कॉस्ट के रिस्पेक्टिव आप इसे यूज करते हैं। कौन सा? सेमी हाइड्रोलिक लाइन, सेमी हाइड्रोलिक लाइन को यूज करते हैं। लेकिन यदि मैं बात करता हूं कि सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है आपके पास पर क्लास ए का मोटर, दिस मोटर, इट इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस एंड दिस इज योर सेकंड प्रेफरेंस। ये तो नहीं है, ये क्लास यूज नहीं होती मेजनरी के लिए, है ना। इट कैन बी यूज फॉर प्लास्टरिंग, पर ये दोनों होती मेजनरी के लिए, और प्राइमरी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। ओके क्या बोल रहे हैं नवीन? 31 एंड 31 क्वेश्चन क्या बोल रहे हो भाई? समझा नहीं नवीन, वापस से लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए 32। मयंक 32 का आंसर बताओ भाई। धनंजय, प्रद्युम्न, नवीन तो आप तो पिछला ही लिखो कि क्या कमेंट लिख रहे हो आप। शर्मा जी आज नहीं आए। जितेंद्र आंसर करो 32 का।
हाँ जी, बिल्कुल। धनंजय तुम भी आंसर करो भाई। कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही। 33, 34। During slacking process, the volume of lime decreases slowly, decreases rapidly, increases, will remain same. हाँ जी, डी बता रहे धनंजय। प्रद्युम्न, नहीं नहीं, माइक का वॉल्यूम तो सही है यार। आवाज कम आ रही है क्या मेरी आज? आज मैं एक्चुअली यार, मैंने सोचा कि मैं आज एक्टिवा से आता हूँ, तो मैं काफ़ी भीग गया हूँ। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा भीग गया हूँ। 100% भीग चुका हूँ मैं। 100% भीग चुका हूँ। हो सकता है कि इसी वजह से मेरी वॉइस थोड़ी कम हो गई हो आज। सैचुरेटेड होने की वजह से। ठीक है, इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द सैंड इज मिक्स्ड विथ लाइम मोटार आर मोटार टू, बिल्कुल सही। ऑप्शन कौन सा बता रहे हैं? धनंजय ने 33 का गलत बताया। धनंजय, धनंजय वॉल्यूम बढ़ता है स्लैकिंग होने की वजह से। एक बार खुद सोचकर सोचो कि मैंने स्लैकिंग के बारे में क्या बताया था। खुद समझ जाएगा क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। 34 का क्या बता रहे हैं? डी, बिल्कुल सही। डी। अलग अलग इंग्रेडिएंट या कंस्टिट्यूएंट्स जो रहते हैं मोटार के अंदर, सबका अलग फंक्शन होता है। सैंड का फंक्शन होता है आपके पास पर कि थोड़ी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करे और प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। ये हमेशा याद रखना, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। दोनों लगभग सेम जैसे ही होते हैं नवीन। नवीन, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब दोनों में फर्क जो मैं बताता हूं वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। दो तरह के स्ट्रक्चर होता है। एक लिखा आपको स्पेशल स्ट्रक्चर, ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर। इसमें यूज होती है क्लास ए, इसमें यूज होती है क्लास बी। दोनों मेजनरी वर्क में यूज होते हैं, दोनों फाउंडेशन वर्क में यूज हो सकते हैं, दोनों फ्लोरिंग में यूज हो सकते हैं, दोनों के दोनों। लेकिन ऑर्डिनरी वर्क जहां पर होगा वहां पर ये स्पेशली इसको यूज कर रहे थे फ्लोरिंग वगैरह करने के लिए। इफ यू वांट टू यूज, मतलब यदि आपको फ्लोरिंग वगैरह में भी डालना है तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मोटार। लेकिन ये मोटार की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, दैट्स व्हाई यू प्रिफर इट फॉर द एक्सटीरियर वॉल। इसको अंदर की वॉल के लिए यूज कर सकते हैं। घर के अंदर वाली जो वॉल रहती है ना, जो एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं होता एनवायरमेंट से, उसके लिए अपन क्लास भी यूज कर सकते हैं। और एक्सटीरियर वॉल हो गई, आपके एलिवेशन वाली वॉल हो गई, उन सभी के लिए अपन यदि लाइम मोटार यूज करेंगे तो क्लास ए वाला यूज करेंगे। क्लियर है नवीन? और ठीक है, और नवीन उसको क्लास 2 को आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो कि
इफ यू वांट टू डू प्लास्टरिंग तो प्लास्टरिंग में भी आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन इसे बाहर ना लगाकर एक अंडर कोट, मतलब पहला कोट इसका लगा दिया क्लास बी का, उसके बाद अपन ने इसके ऊपर फैट लाइम वाला कोट लगा दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। ये बेसिकली हाइड्रोलिक लाइम वाला होता है। चलिए, है ना, ये हाइड्रोलिक लाइम का होता है ना क्लास बी, और क्लास सी जो होता है फैट लाइम का होता है या स्लैग लाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 और 36 दोनों एक साथ देखेंगे क्या? हाँ जी, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेंज ऑफ फाइनेस मॉडुलस ऑफ मीडियम सैंड यूजेबल इन प्रिपेयरिंग सीमेंट मोटर? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। करेक्ट आंसर है जितनों का ये है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ मीडियम सैंड प्रिपेयरिंग फॉर सीमेंट मोटर। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि कौन सा, क्या रिवाइज कराना है भाई, क्या रिवाइज कराना है, मोटार रिवाइज कराना है? चलो पहले तो अभी आंसर करो फिर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 37, which of the following is true? Cement mortar adheres more effectively to brick surface than other material. Cement mortar adheres least effectively to brick surface than any material. Cement mortar does not adhere to brick surface at all. Cement mortar adheres to brick surface as effectively as with any other material. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इसका। सीमेंट मोटार, ज्यादातर हम सीमेंट मोटार को ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सीमेंट मोटार जो ब्रिक के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो एज कंपेयर टू किसी दूसरे मोटार के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है ना। सीमेंट मोटार के कंपैरेटिवली हम किसी और मोटार को प्रेफर क्यों नहीं करते? मड मोटार, सुर्खी मोटार, लाइम मोटार, इनको क्यों नहीं प्रेफर करते? क्योंकि इसका जो बॉन्ड रहता है वो ब्रिक के साथ ज्यादा इफेक्टिव बन पाता है एज कंपेयर टू अदर। तो सीमेंट बॉन्ड एडर्स मोर इफेक्टिवली टू ब्रिक सरफेस देन एनी अदर मटेरियल। कोई भी दूसरा मोटार यदि आप यूज करेंगे उसके कंपेरेटिवली ये ज्यादा अच्छे से करेगा। सीमेंट मोटार एट लेस इफेक्टिवली, सीमेंट मोटार डज नॉट एडर्स टू ब्रिक सरफेस एट ऑल। सीमेंट मोटार एडर्स टू ब्रिक सरफेस एज इफेक्टिवली एज विद एनी अदर मटेरियल। ये किसी दूसरे मटेरियल के साथ भी सेम बिहेवियर देगा और इसके साथ भी सेम बिहेवियर देगा, ब्रिक के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रिक मोटार के साथ यदि मैं बात करता हूं, यदि आपने ब्रिक की जगह पर यदि हॉलो ब्रिक यूज करते हैं तो हॉलो ब्रिक का जो सरफेस रहता है वो बहुत ही स्मूथ रहता है, तो वहां पर उतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता आपके पास मोटार। यू हैव टू चेंज योर मोटार, यू हैव टू ऐड सम इंग्रेडिएंट आल्सो इन मोटार। तो मोटार के अंदर कुछ और ऐड करना पड़ेगा यदि आप यूज करते हैं हॉलो ब्रिक का या किसी और टाइप का यदि यूज करते हैं आप मेसनरी वर्क के लिए, या फिर आप यूज करते हैं उसे आपके पार्टीशन के लिए, तो आपको किसी और टाइप का भी यूज करना पड़ेगा। सो ये पार्ट गलत है,
सेम बिहेवियर नहीं देता. द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड इज लाइकली टू अकर इन मॉइस्चर कंटेंट. हाँ जी. थर्टी सेवन. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. नेक्स्ट 38, 39. What is binding material in mortar? Simple question. हाँ जी बिल्कुल सही. बाइंडिंग मटेरियल की बात चल रहा है, बाकी सभी चीजें एक जैसी है ना, वो मिक्सिंग मटेरियल है. विच टाइप ऑफ मोटार इज यूज फॉर टेम्पररी बिल्डिंग इन ब्रिक मेजनरी? टेम्पररी बिल्डिंग इन ब्रिक मेजनरी. ध्यान से देखें, टेम्पररी बिल्डिंग है. अब इसमें आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है मोटार को लेकर. हाँ जी, क्या आंसर है? 38 का, 39 का, 39 का मयंक ने दिया है, प्रद्युम्न नहीं दिया है. प्रद्युम्न को समझ नहीं आया, प्रद्युम्न को थोड़ा कंफ्यूजन है किसी न किसी मोटार में. जो यूज नहीं होंगे उनके बारे में पहले बता देता. ये मोटार यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको बोला जा रहा है टेम्पररी, मतलब उस बिल्डिंग को बनाकर गिरा सकते हैं, उस वॉल को बनाकर गिरा सकते हैं, है ना. ये क्या होता है भाई? लाइम मोटार कैसे बनता है? लाइम प्लस सैंड. सुर्खी रिप्लेस इन सुर्खी मोटार, यदि सुर्खी मोटार लिखता हूं मैं, लाइम प्लस सुर्खी. लाइम रिप्लेस, सॉरी, सुर्खी रिप्लेस सैंड. सुर्खी प्रद्युम सैंड को रिप्लेस कर देती है. ओके. और कभी कभी आप तीनों को भी यूज कर सकते हो, मतलब इन तीनों को. सो यदि आप इनको सिर्फ इन दोनों को यूज करते हो तो रेशियो आप रख सकते हो 1:2 का. तीनों को यूज करोगे तो 1:1:1, मतलब सैंड भी सुर्खी भी. ओके. तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया भाई? देखो,
इसमें दोनों यूज हो सकते हैं. विच टाइप ऑफ मोटार कैन बी यूज इन टेम्परेरी बिल्डिंग. सीमेंट सुर्खी मोटार भी यूज हो सकता है. सीमेंट सुर्खी मोटार कहने का मतलब हो गया आपके पास पर कि लाइम भी है, सीमेंट भी है और सुर्खी भी है. मतलब यहां पर बाइंडिंग मटेरियल, जब जब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, सीमेंट जब तक रहेगी तो सीमेंट टेम्परेरी स्ट्रक्चर में यूज नहीं होगी. यदि ये सुर्खी मोटार बस रहता तो यू कैन यूज इट. ओके, तो ये रहेगा मड मोटार. यदि ये सीमेंट मोटार की जगह सुर्खी मोटार रहता तो यू कैन चूज बोथ ऑफ देम. सुर्खी मोटार को भी यूज कर सकते थे. देखा होगा आप लोगों ने साइट पर. कैन सी, इसमें ज्यादा सही से दिख रहा है. ये देखिए, ये पैन मिल के अंदर रेडी हो रहा है सुर्खी मोटार. ये मड ही है लेकिन इट शो गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टी कंपेयर टू नॉर्मल मड मोटार. बेनिफिट कुछ नहीं है एज सच. यदि बेनिफिट देखे ना तो प्रद्युम्न बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं देखने को मिलता. यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट. ब्रिक डस्ट जरूरी नहीं है ब्रिक डस्ट ही हो. ओके, मैं मोटार दिखाता हूं यहाँ पर, सुर्खी मोटार तो ज्यादा समझ आएगा. ये दिख तो रहा है ऐसा, लेकिन इट इज नॉट लाइक कि ये वो ही है आपका सुर्खी मटेरियल है. सैंड जैसा तो नहीं है, थोड़ा पाउडर रहता, फाइनली पाउडर रहता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ब्रिक का पाउडर ही फॉर्म हो. यू कैन ऑल्सो यूज बर्न क्ले. बर्न क्ले जो होती है ना, बर्न क्ले, हाँ, इम्परवियस सरफेस क्रिएट करती है. बर्न क्ले जो होती है ना, जो टेराकोटा में यूज होती है ना, उसी टाइप की आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. उसी टाइप की आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं. वही एक्चुअली होती है बेसिकली. बर्न क्ले ही जो रहती है आपके पास पर, वही आपके पास पर सुर्खी कहलाती है. जो अपन बिल्डिंग मटेरियल में उसे फाइन पाउडर कर यूज करते हैं. तो चलिए नेक्स्ट. तो इसका आंसर था मड मोटार. इसका रीजन मैंने बताया आपको, है ना. इसका आंसर होगा मड मोटार. यदि सीमेंट की जगह पर सुर्खी मोटार अकेला लिखा हुआ रहता तो वो भी आंसर हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही होना चाहिए, इसलिए मड मोटार ही करेक्ट है यहाँ पर. उसमें सीमेंट सुर्खी मोटार लिखा है इसलिए गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. रिच सीमेंट मोटार आर more liable to cracking as compared to lean mortar because rich mortar have. हाँ जी, सी बताने वाले धनंजय. 40 का कारण बताओ. रिच मोटार की, रिच सीमेंट मोटार की जो ज्यादा रहेगी ना, वो है ये स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ हाई सीमेंट कंटेंट. लेकिन हाई सीमेंट कंटेंट की वजह से उसमें श्रिंकेज की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, हाई श्रिंकेज. तो इसलिए लिखा है रिच सीमेंट मोटार आर मोर लाइबल टू क्रैकिंग एज कंपेयर टू लीन मोटार
बिकॉज रिच मोटार हैव, अरे हाई श्रिंकेज रहेगा तभी तो उसके अंदर पर क्रैकिंग के चांसेस रहेंगे, स्ट्रेंथ कम नहीं रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ कम की वजह से क्रैकिंग नहीं देखते अपन। क्वेश्चन नंबर 41, क्विक सैंड, it is the sand that is immediately accept moisture, it is the sand that expand when moisture is added, a condition is created in saturated thick layer। ये तो आंसर बड़ा आसान है आप लोग के लिए। है ना, जिसने ए ऑप्शन टिक किया ना उसको ले जाएंगे लोग। सॉइल वाले सर ले जाएंगे आपको, पढ़ रखा अपन ने सॉइल के अंदर पर क्विक सैंड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 42, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड व्हेन वाटर इज एडेड इज कॉल्ड एज। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया उसका। दिलीप सर आ रहे हैं लेना। बिल्कुल सही। 43 का आंसर। फोर्टी थ्री का सीधा सॉइल में भी शायद ऐसा एज इट इज क्वेश्चन होगा। हाँ जी बताइए। बिल्कुल, इफेक्टिव प्रेशर इज रिड्यूस टू जीरो। क्या होता है भाई इफेक्टिव प्रेशर? इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है लिखो जरा सभी लोग, सभी लोग लिखो, सॉइल पढ़ लिया ना, इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है लिखो, सभी लिखे। ये मत देखना कि किसी ने लिख दिया तो मैंने लिखूं, अपना लिखे कि क्या होता है इफेक्टिव प्रेशर। बिल्कुल सही नवीन, बाकी लोग भी लिखें। ऐसा नहीं सर नवीन ने लिख दिया तो बस हो गया, सबको लिखना पता है कि नहीं पता है। इफेक्टिव से इफेक्टिव तो नहीं माइनस कर रहे, इफेक्टिव से टोटल तो नहीं माइनस कर रहे, इफेक्टिव से प्रेशर तो नहीं माइनस कर, वो पोर वाटर प्रेशर तो नहीं माइनस कर रहे। बिल्कुल, टोटल प्रेशर माइनस पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर, बिल्कुल सही। इसका आंसर है 43 का ए। नेक्स्ट, liquefaction of sand is, question number 44, question number 44, liquefaction of sand is। बिल्कुल सही नवीन, प्रद्युम्न, धनंजय बताओ भाई, जितेंद्र बताओ लिक्विफिकेशन। क्या ध्यान नहीं आ रहा?
कंडीशन बताओ मुझे, चलो मयंक एक कंडीशन बताओ जब ऐसा देखने को मिल सकता है। और जितेंद्र मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब भी सॉइल रैपिडली यदि बहुत ज्यादा शेक होती है अपनी पोजीशन से, बहुत ज्यादा शेक हो जाती है, तो उसकी स्टिफनेस स्टिफनेस जो रहती है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। यदि सॉइल जो रहती है आपके पास पर बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली शेक हो जाती है, तो वही लिखा है ऑसिलेटरी मोशन। यदि कंटिन्यूसली आपके पास ऑसिलेशन में आ जाती है, मूव कर जाती है, तब आपको सैंड या सॉइल के अंदर पर देखने को मिलता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, या स्टिफनेस आप बोले उसकी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। कोई एक कंडीशन बताओ जब ऐसा हो सकता है। टेल मी एनी कंडीशन। नियर सी शोर पर लिक्विफेक्शन के कारण पियर, हाँ ये भी बोल सकते हो। अर्थक्वेक जिस जोन में आता है उस जोन में भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा कहीं पर, यदि आपने एक वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी आई थी, परमाणु मूवी आई थी, उस परमाणु मूवी में देखा था अपन ने टेस्टिंग किया था, जहाँ पर टेस्टिंग किया था सॉइल पर अपन ने, तो जैसी अर्थ शेक हुई थी तो वहां का सॉइल क्या हुआ था, अपनी स्ट्रेंथ लूज कर गया था और खुद ही सेटल डाउन हो गया था अंदर, इतनी स्टिफनेस कम हो गई थी उसकी। वैसे सब चीजें देखने को मिलती है। सैंड लूजेस इट्स स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑसिलेटरी मोशन, सही है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, फाइन सैंड हैज, देखे हाँ जी। अजय, मयंक, प्रद्युम्न और नवीन का आंसर आ गया। धनंजय और जितेंद्र, आंसर दो भाई। पढ़ा होगा आपने सॉइल के अंदर, सॉइल का ही क्वेश्चन है। कंसिस्टेंसी वाला पार्ट पढ़ा होगा, उसमें सब सर ने डिस्कस किया होगा, सैंड के बारे में, क्ले के बारे में। यहां पर भी लिखा रहता तो सिल्ट, तो क्या आंसर रहता? सिल्ट लिखा रहता तो क्या होता? मयंक, नवीन, प्रद्युम्न, क्या रहता आंसर? सिल्ट लिखा रहता तो। ओकेशनली कभी कभी मिलती है। यू कैन सी जितेंद्र, यू कैन सी प्लास्टिसिटी इन सिल्ट ओकेशनली। मतलब उसकी प्लास्टिसिटी मतलब ऐसा 3-4 के आसपास नहीं होती, मतलब 0 से थोड़ा बहुत ही ऊपर होती। हाँ, बहुत लेस प्लास्टिक होती, बहुत ही लेस, नियरली इक्वल टू 0 यू कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 47, with increase in moisture content the bulking of sand,
बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट 47, which of the following motor is most stable for construction work in the catchment area of drains? अच्छा, नया नाम दिखा तो नवीन आंसर और होगा क्या? यूज तो होगा सीमेंट मोटार ही, इसके बारे में पता रहना चाहिए क्या है। होता तो ये लाइम मोटार ही है, लाइम मोटार ही होता है, लेकिन गेजिंग कर देते हैं हम किससे? सीमेंट से। क्यों डाल देते हैं सीमेंट? टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। आपको फ्लो रोकना होता है, फ्लो से इरोजन रोकना होता है। हाँ नवीन, तो होता तो लाइम मोटार ही है, पर इसमें अपन क्या करते थे? सीमेंट ऐड कर देते टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। तो यदि ड्रेन के पास लगाना है कैचमेंट एरिया पर, सो यू हैव टू रेजिस्ट द फ्लो, इरोजन को रोकना है, फ्लो या फ्लो की वजह से इरोजन को रोकना। तो सीमेंट मोटार विल परफॉर्म बेटर कंपेयर टू लाइम मोटार प्लस सैंड, जिसको अपन गेज्ड मोटार बोलते हैं। क्लियर है नवीन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन का आंसर करें। A phenomena commonly observed in river sand for which adequate precaution need to be taken while estimating, measuring and receiving sand at construction site. किस चीज का ध्यान रखेंगे? बिल्कुल मयंक नवीन, बल्किंग ऑफ सैंड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्यों? वाई? क्योंकि वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा और सैंड कम आएगी। तो सैंड ने क्या किया आपका, सॉरी वाटर ने क्या किया है, सैंड के पार्टिकल को मूव करा दिया। दैट्स वाई यू थिंक कि ट्रक पूरी तरह से फिल हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सी सैंड यूज्ड इन स्ट्रक्चर कॉज। बिल्कुल सही। इट कंटेन सॉल्ट, जो एटमॉस्फेयर से
CO2 गेन करने के बाद इफ्लोरेसेंस इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से डैम्पनेस आ जाती है, और यू कैन सी द पार्टिकल आर नॉट बाइंडेड ऑल टुगेदर. अब वो बाइंडेड नहीं है जैसे पहले थे, तो डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है. ऑल ऑफ दीज, सभी चीजें देखने को मिलती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 50. वन ऑफ द मेन demerit in using the lime mortar is that. हाँ जी. एक ही प्रॉब्लम है उसके अंदर बहुत ज्यादा. है ना धनंजय, कौन सा मोटार है? लाइम मोटार. इस लाइम मोटार का जो लाइम है, लाइम विल सेट by absorbing CO2 from atmosphere, and it is a slow process. और ये स्लो प्रोसेस होती है. स्लो प्रोसेस होती है, तो डज नॉट सेट क्विकली. ओके धनंजय, क्लियर है? चलिए, तो ये आप लोग का 50 क्वेश्चन थे लाइम और लाइम मोटार से रिलेटेड. लाइम एंड मोटार से रिलेटेड. नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं. अच्छा, यही था. सबसे बड़े पार्ट पर आ गए हैं अपन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, कॉन्क्रीट के पार्ट पर. ओके, चलिए एक एक कर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं 2 मिनट से. यू कैन टेक 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट, एंड वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस. इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है. पता नहीं ये सही है या नहीं है.
चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पहला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द मोल्ड यूज फॉर स्लम टेस्ट इज, क्या हाइट होती है उसकी, पता है सभी को? हाइट ऑफ द मोल्ड बिल्कुल 300 mm। स्लम टेस्ट किया है ना भाई, 300 mm। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन देखें। अजी सेकंड का बी सी बता रहे धनंजय। सेकंड का ये बता रहे मयंक, बी बता रहे हैं कौन, जितेंद्र। ये वाटर सीमेंट रेशियो किसने दिया था भाई, पता है क्या? उसके बारे में पता करो। उसने आपको कर्व दे रखी थी वाटर सीमेंट रेशियो और इसका स्ट्रेंथ का, उसने सीधा सीधा कर्व दे रखा है, याद है क्या? आपको ऐसा कर देखने को मिलेगा जिस तरह से, वाटर सीमेंट रेशियो इंडिपेंडेंट टर्म, उस पर डिपेंडेंट क्या है, स्ट्रेंथ। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ क्या हो रही है भाई, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ क्या हो रही है? अरे पढ़ा है ना भाई, पढ़ा है नहीं पढ़ा? आई थिंक पढ़ा होगा सभी ने, है ना। आंसर इज ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन ही गलत कर दिया अपन ने, बिल्कुल एब्राम्स लॉ। उसी के बेसिस पर अपन वाटर सीमेंट रेशियो के बेसिस पर ही फिर अपन डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वाटर को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर द कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन, बिल्कुल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्टिव बात करें अपन, 6, IS 456 भी यही बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, स्लम टेस्ट किसके लिए किया जाता है? वर्केबिलिटी के लिए। फाइनेंस मॉडलर्स गिव द आइडिया अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, फिफ्थ का बताइए। मयंक, प्रद्युम्न सेम बता रहे हैं, बाकी लोग भी बताइए क्या होगा।
जो नहीं बताता वही है। शेप ऑफ पार्टिकल इन एग्रीगेट्स, बिल्कुल इसके बारे में पता चलता है, लेकिन जो मेन आपको डेटा जो देता है फाइनेस्ट मॉडुलस, दैट इज मीन साइज ऑफ द पार्टिकल इन द एग्रीगेट्स। क्या क्या साइज है आपके पास पार्टिकल्स के एग्रीगेट में, है ना, और उसके बेसिस पर एक आपको एक मीन साइज निकालने के लिए हेल्प करता है। कौन? फाइनेस्ट मॉडुलस। नवीन आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 5 का ही आंसर था, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले तो। पहली बात तो बाकियों के बारे में पता रहना चाहिए। इफ्लोरेसेंस होता है क्या श्रिंकेज से रिलेटेड? पहली बात पता है इफ्लोरेसेंस होता है कि श्रिंकेज से रिलेटेड? जल्दी बताओ। बता रहा हूं, धनंजय बता रहा हूं, होता है क्या? नहीं होता है, आंसर नहीं है। सेग्रीगेशन होता है क्या श्रिंकेज से रिलेटेड? सेग्रीगेशन पता है ना क्या होता है? एग्रीगेट्स का अलग हो जाना, वाटर अलग हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। लेटेंस क्या होता है? लेटेंस सुना है क्या? नवीन, मयंक, जितेंद्र, धनंजय, लेटेंस सुना है? क्या होता है भाई, क्या होता है वही बताओ। अब जब पानी का अलग होना, एग्रीगेट का अलग होना, ये पढ़ लिया, लेटेंस बताओ क्या होता है? बिल्कुल, सीमेंट की जो स्लरी रहती है उसका अलग हो जाना, सीमेंट की जो स्लरी रहती है उसका ही अलग हो जाना। ओके, तो वो कहलाता है लेटेंस। अब जो नहीं है वो है श्रिंकेज। अब इसके बारे में पता नहीं है तो सर ये आंसर हो जाएगा कि अरे 3 तो नहीं है। अब उसके बारे में बता देता हूं। इसका कहने का मतलब है कि आपके पास पर क्रैक जो है ना, क्रैक अंदर से लेकर बाहर की सरफेस तक आ गए। यदि क्रैक आपके पास पर कहां से, कंक्रीट के अंदर से लेकर बाहर तक की सरफेस तक यदि क्रैक आ जाते हैं, सो इट इज नोन एज क्रेजिंग। इसके अंदर पर यदि मैं क्रैक के बारे में बात करता हूँ, क्रैक बहुत ही ज्यादा हुआ तो 1-2 mm का आपको आसपास देखने को मिलता है। हेयर क्रैक जैसा रहता है, बिल्कुल कंक्रीट की स्लरी हो जाती है। लेकिन कंक्रीट की स्लरी मतलब स्लरी में क्या आएगा ऊपर? सीमेंट स्लरी रहता है एक्चुअली वो ना। तो क्रेजिंग मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखता है क्रैक से बेसिकली हो, और क्रैक्स के बारे में ही श्रिंकेज भी बात करता है। ये आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह का, दिख रहा है? इट इज नोन एज क्रेजिंग, इसे अपन बोलते हैं क्रेजिंग। क्लियर है? okay. तो ये जब आपके पास पर जो क्रैक है, ये आपके पास पर अंदर की सरफेस से बाहर की सरफेस तक की तरफ पर देखने को मिलते हैं, या बाहर से अंदर की तरफ पर चले जाते हैं, तो इस क्रैक को बोलते हैं अपन, या इस तरह के फिनोमिना को बोलते हैं अपन। ये जो फिनोमिना है इसको अपन बोलते हैं क्रेजिंग। क्लियर है? और वही आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, पूछा था। क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पूछा था आपको कि द डिफरेंस इन श्रिंकेज बिटवीन सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ कंक्रीट रिजल्ट इन।
डिफरेंस की जगह आप इतना याद रखो कि जो क्रैक होता है श्रिंकेज का मतलब क्रैक होता है जो इंटरनल सरफेस से लेकर एक्सटर्नल सरफेस तक जो चला जाता है, दैट इज नोन एज क्रेजिंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, if the slum of concrete mix is 70 mm, its workability is considered to be. If the slum of concrete mix is 70 mm, if the slum of concrete mix is 70 mm, its workability is considered to be. सही है सभी का। धनंजय, नवीन, प्रद्युम्न, मयंक, जितेंद्र आंसर दो। मीडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8th और 9th, the separation of coarse aggregate from concrete during its transportation is. बहुत सही। नेक्स्ट, in slum test, in determining workability of concrete, the slum is expressed in. ये सबको पता है? नहीं पता है मतलब स्लम टेस्ट किया नहीं। स्लम टेस्ट तो आई थिंक सभी ने किया होगा, जितने सिविल इंजीनियर हैं उनने कम से कम कोई टेस्ट नहीं किया हो पर स्लम टेस्ट किया। इवन दूसरी ब्रांच वाले भी कर लेते हैं यार बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, अ कंक्रीट इज सेड टू बी वर्केबल इफ। हाँ जी बताइए। सही। नेक्स्ट 11th, 11th और 12th एक साथ। Workability of concrete mix having very low water cement ratio, what should be obtained by? Any of the above? जितेंद्र किसी से भी निकाला जा सकता है क्या? पक्का जितेंद्र? नहीं गलत है जितेंद्र। 11th का बाकी सब सही लिखे। धनंजय, जितेंद्र ने फिर सही किया क्या आंसर? अच्छा डी लिखा था क्या पहले? अच्छा डी पिछले वाले का लिखा था जितेंद्र। डी पिछले वाले का कैसे लिखा था? पिछले वाले का भी तो डी नहीं था। पिछले वाले का क्या लिखा था? गलत, पिछले वाले का भी सीधा जितेंद्र। इसका तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं मुझे बताइए अब वर्केबिलिटी के लिए। वर्केबिलिटी के लिए मुझे बताइए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। बताइए कौन कौन से टेस्ट होते हैं।
स्लम, कॉम्पैक्शन फैक्टर, वीबी और और कोई टेस्ट तो नहीं होता? और कोई टेस्ट तो नहीं होता भाई? हाँ जितेंद्र, मयंक, और कोई टेस्ट? और कोई टेस्ट तो नहीं होता? बताओ। फ्लो टेबल, हाँ ठीक है। और 5 होते हैं, 5 तरीके। कौन कौन से? स्लम कौन? फिर कॉम्पैक्शन फैक्टर, फिर क्या बताया? वीबी कंसिस्टोमीटर, फिर फ्लो टेबल, फिर कैलिबॉल। दिस इज स्पेशली यूज्ड इन फील्ड, स्पेशली यूज्ड इन फील्ड, कैलिबॉल टेस्ट। क्लियर है? अरे याद रहेगा क्या? हाँ अरे, कैलिबॉल के बारे में पता था क्या? स्लम तो होगा ही फील्ड पर, स्लम को लैब में भी कर सकते हैं सिर्फ चेक करने के लिए, लेकिन रफ आइडिया लगाने के लिए जब भी साइट पर स्लम वर्केबिलिटी पता करना है तो हम यूज करते हैं कौन सा? स्लम कौन टेस्ट ही करते हैं। क्या कैलिबॉल? कैलिबॉल इस तरह का होता है। ऐसा एक बॉल होती है कैलिबॉल, कैलिबॉल टेस्ट के अंदर पर इस तरह का इक्विपमेंट होता है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। हेमिस्फेयर शेप की होती है। ये इस तरह का देखने को मिलता है कैलिबॉल। ये देखो, ये साइड पर टेस्ट कर रहे हैं। ये दिख रहा है आपको कैलिबॉल? दिस इज प्रैक्टिकली, यदि मैं बात करूं कैलिबॉल क्या होता है। कौन से? कैलिबॉल नहीं दिखा होगा, फ्लो टेबल नहीं देखा, बता देता हूँ। ओके, ये इस तरह का देखने को मिलता है कैलिबॉल। 13.6 kg के आसपास का रहता है टोटल वेट। इसको फील्ड में किस तरह से टेस्ट करते हैं बता दो। ये कुछ इस तरह से इसको रखकर, इसके कितना सेंटीमीटर ये आपके पास पर डिप हो जा रहा है, ये यहाँ पर मार्किंग रहती है, कितना सेंटीमीटर डिप हो जा रहा है, उससे अपन वर्केबिलिटी को पता करते हैं। फ्लो टेबल, ये देखा होगा आपने।
ये है फ्लोटेबल टेस्ट, कोन की तरह ही होता है ना, स्लम कॉन का कोन की तरह ही होता है। दिस इज फ्लोटेबल टेस्ट। इसको लैब में यूज करते हैं अपन वर्केबिलिटी पता करने के लिए। ठीक है, और बाकी तो देख रखे होंगे आप लोगों ने। दोनों तरह के होते हैं, मोटराइज्ड भी होते हैं और विदाउट मोटर के भी आता है। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास पर क्या हुआ आंसर, कॉम्पैक्शन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 13। More water should not be added in the concrete mix as it will increase इसलिए इसका आंसर भी है वाटर सीमेंटेशन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन इज नोन एज। सभी को मेजर करना मतलब बैचिंग करना। बाकी ऑप्शन ज्यादा इनकरेक्ट है एज कंपेयर टू उसके करेक्ट होने के। वीबी कंसिस्टोमीटर इज यूज टू फाइंड, अभी बात हुई किस चीज के लिए, बिल्कुल सही, वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों बताएं। Curing compound are made with the basis of which of the following? फिफ्टीन का धनंजय सही, प्रद्युम्न आंसर नहीं पता आपको उसका। सभी चीज़ों से बनाया जाता है, क्रोनेटेड रबर ओनली नहीं, रब इससे बनाया जाता है, सिंथेटिक रेजन से भी, वैक्स से भी, सब तरह से बना सकते हैं क्या क्यूरिंग कंपाउंड। क्यूरिंग कंपाउंड क्या करता है, बेसिकली दो तरह के क्यूरिंग कंपाउंड आते हैं। एक तो क्या करता है कि केमिकल की जितनी रिक्वायरमेंट रहती है वो फुलफिल करता है, और एक क्या करता है सिर्फ एक ऐसी मेम्ब्रेन क्रिएट कर देता है जिसके बेसिस पर आपको देखने को मिलता है कि आपका जो वाटर है वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। तो अलग अलग तरह के आते हैं क्यूरिंग कंपाउंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी बताइए क्वेश्चन नंबर।
एक्स्ट्रा लाइट वेट, कंक्रीट के बारे में बात कर रहा हूँ, एग्रीगेट के बेसिस पर जो हो जाता है। लाइट वेट, एक्स्ट्रा लाइट वेट, लाइट वेट, डेंस और हैवी। ये होता है लेस देन 500 kg पर मीटर क्यूब, ये होता है 500 to 1800 kg पर मीटर क्यूब, ये होता है 1800 to 2500 kg पर मीटर क्यूब, और हैवी होता है ग्रेटर देन 2500 kg पर मीटर क्यूब। एक्स्ट्रा लाइट वेट, डेंस एंड हैवी। आप एग्रीगेट के वेट, जो एग्रीगेट का सेल वेट है उसको कम कर करना आप डेंसिटी को वेरी कर सकते हैं कंक्रीट की। तो ये आपके पास सर अलग अलग तरह के कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ वेट, और इनको हम यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ओके, तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन आपने कंक्रीट का पढ़ रखा होगा। क्लासिफिकेशन कंक्रीट का सीमेंट मटेरियल के बेसिस पर, स्ट्रेंथ के बेसिस पर, वेट के बेसिस पर, और यूज कैसे करते हैं उसे उसके बेसिस पर। क्लियर है? तो क्या हुआ आपका आंसर? लाइट वेट पूछा तो लाइट वेट किसके अंदर आ रहा है? इसकी रेंज में आसपास, लगभग इसके आसपास। जितेंद्र, लाइट वेट कंक्रीट वो कंक्रीट है जिसके अंदर हम एग्रीगेट जो रहता है वो हैवी यूज नहीं करते, लाइट वेट के यूज करते हैं। हैवी वेट के एग्रीगेट को यूज करते हैं हम जहां पर हमें ग्रेविटी ज्यादा चाहिए रहती है। जैसे ग्रेनाइट को यूज कर लिया एज एग्रीगेट, कहां पर यूज कर लिया हमने? जहां पर हमें क्या करना है, जहां पर रिटेन कराना है मटेरियल को, कंक्रीट को एक तरह का ग्रेविटी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। जैसे अबटमेंट हो गया, कहां का अबटमेंट हो गया? अबटमेंट हो गया आपके पास पर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में अबटमेंट यूज होता है ना, वो वाले की बात कर लो आप। या फिर आप एक एप्रॉन बना दो, है ना, स्पिलवे के सामने। ये सभी चीजें पर काम आ जाएगा आपके पास पर हैवी वाला, हैवी कंक्रीट यूज हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 और 18, 17 और 18, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कंक्रीट? हाँ जी, डिपेंड जितेंद्र, डिपेंड करता है कि आप किस फ्लोर पर यूज कर रहे हो। यदि आप ग्राउंड फ्लोर पर यूज कर रहे होगे तो आपको हैवी चाहिए, और टॉप फ्लोर पर यूज कर रहे होगे तो आपको लाइट चाहिए। स्पेसिफिक हीट की जो रेंज है ना, वो रेंज आपको कंक्रीट के अंदर पर
लगभग लगभग 1000 के आसपास मिलती है. इट इज अराउंड 1000 जूल पर केजी के आसपास. 1000 जूल पर केजी के आसपास मिलती है. अब इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है ना. इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट. जिस तरह का ग्रेड है आपके पास पर, उसके बेसिस पर आपके पास पर जो स्पेसिफिक हीट रहेगी आपके पास पर वो अलग अलग होगी. सो ऑन एन एवरेज 1000 के आसपास रहती है. तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आंसर ए सही होना चाहिए, नियर बाय. ये तो नहीं होगा, इसके आसपास होना चाहिए. ये भी बहुत ज्यादा ये भी नहीं होगा. इन दोनों में से ए और सी में से मैं इसको टिक करूंगा क्योंकि प्रेफरेबल है नियर टू 1000 जूल पर केजी. नहीं नहीं, ये तो 800 के आसपास ही यार. 800 800 के आसपास. 800 के आसपास तो उसकी होती है, ब्रिक की होती है. और 4000 के आसपास होती है किसकी, वाटर की. तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए ज्यादा करेक्ट है. मतलब ज्यादा सही क्या, करेक्ट मुझे ये लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा नियर बाय ऑप्शन है. मयंक, नवीन, आपने आंसर नहीं दिया था ना. क्वेश्चन नंबर 18-19. What is the upper limit of suspended particle in water? What is the upper limit of suspended particle in water for the preparation of concrete? बिल्कुल 2000 ppm कोड में दिया भी हुआ है, आप लोग को याद भी होगा. नेक्स्ट, इन कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी what does CBW stand for? हाँ जी बताइए. किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है. ये कभी नहीं होगा. कंक्रीट बिटुमेन की वॉल कभी नहीं बनेगी. कॉमन बाउंड्री वॉल, कॉमन बाउंड्री वॉल का कहने का मतलब क्या हो गया, उसे बाउंड्री वॉल ही बोलते हैं. कंक्रीट ब्लॉक वॉल, कंक्रीट का ब्लॉक बनाकर उससे यदि वॉल बनाते तो दैट इज सीबीडब्ल्यू स्टैंड. सीबीडब्ल्यू. क्वेश्चन नंबर 20 और 21. इन कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी SRC स्टैंड फॉर. बड़ा सिंपल है ये भी. इसका तो आंसर क्लियर है आपको. सल्फेट रेजिस्टिंग कंक्रीट और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट आप यूज कर सकते हैं. 19 का 20 का प्रद्युम्न. अरे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज किया ना अपन ने, वही सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में बात चल रही है. जैसे आपने पढ़ा होगा RHC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट,
ERHC एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, WC वाइट सीमेंट। अरे नहीं, इनका कहीं यूज थोड़ी ना किया। सैंड रेजिस्टिंग कंक्रीट ऐसा कभी सुना है क्या? अरे सुनने में तो सब लग रहा है। सैंड रेजिस्टिंग कंक्रीट कहीं सुना है क्या प्रद्युम्न? नहीं सुना, चलो अलग करते हैं। साउंडनेस रेजिस्टिंग सीमेंट, ऐसे कोई सीमेंट अपन ने पढ़ा था साउंडनेस रेजिस्टिंग सीमेंट थी? सैंड रेजिस्टिंग सीमेंट ये सुना ही नहीं है ना आपने। सल्फेट रेजिस्टिंग तो सुन रखा है ना सीमेंट के बारे में, उसी से बना दो कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 21। अरे तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें कुछ नहीं लगता है, तुमने जो पढ़ा है ना पहले उसको ध्यान में लाओ। बाकी की चीजें जो नहीं पढ़ी है वो ऑटोमेटिकली आपके पास पर इनकरेक्ट हो जाएगी प्रद्युम्न। तो पहले आपने जो पढ़ा है ना उसके बारे में सोचो, मैंने इनमें से कौन सा वर्ड सुना है, जो सुना है ना वही सही होगा ऑप्शन। धनंजय नवीन सही है, 21 का बताया, और किसी ने भी, मयंक ने बता दिया बिल्कुल। एयर बबल होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। नहीं होना चाहिए एयर वॉइड। एयर वॉइड होने पर स्ट्रेंथ रैपिडली डिक्रीज करती है। रैपिडली मतलब कोई ऐसा लीनियर बिहेवियर नहीं है, बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्लम टेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्लम टेस्ट इंडिकेटर? सब बताते हैं ना, बिल्कुल सही। ट्रू स्लम भी, शेयर स्लम भी और कोलैप्स स्लम भी। पता होगा, आपने डायग्राम भी देखा होगा, बनाया भी होगा, और शायद कॉलेज में भी देखा हो। 23-24 द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्यूरिंग इज टू, द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्यूरिंग इज टू रिड्यूस हीट। क्या है भाई? reduce heat, reduce the heat loss of concrete that is freshly placed to the atmosphere, reduce the temperature gradient across the cross section of the concrete। बिल्कुल सही। बताइए क्या होगा? सही है। नेक्स्ट, higher the cohesiveness of concrete। इस वर्ड पर ध्यान दो और आंसर करो। बिल्कुल सी नहीं। अरे कोहेसिव रहेगा। कोहेसिव सॉइल क्या रहती है? वाटर को होल्ड करके रखती है, नहीं करती है जितेंद्र? वाटर को होल्ड करके रखेगी नहीं रखेगी? तो वाटर को होल्ड करेगी तो ब्लीडिंग कैसे हो जाएगा? और कोहेसिवनेस की वजह से पार्टिकल भी मूव नहीं होंगे, तो पार्टिकल मूव नहीं होंगे तो क्या होगा? सेग्रीगेशन होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। 25 और 26 which of the following can be subjected to slum test? Clay, sand, lime and concrete. Answer is concrete. Next, what is the percentage of fine aggregate? What is the percentage of fine aggregate fineness modulus 2.6 combined with coarse aggregate of fineness modulus 6.8 and combined aggregate of fineness modulus 5.4? निकाला मयंक? शायद वो भी हो सकता है, क्वेश्चन भी याद हो। ये एसएससी जेई में भी आया सेम क्वेश्चन।
हाँ जी, बाकी लोग। क्या लिखा मयंक? P2 माइनस पी, पी माइनस P1, ठीक है। बाकी लोग। प्रद्युम्न 33 बता रहे हैं, जितेंद्र 50 बता रहे हैं। क्या लिखेंगे भाई फार्मूला? फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइननेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड अपॉन फाइननेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड माइनस फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। रख दो, सभी डेटा को रख दो यहाँ पर। तो आपके पास पर क्या होगा? 6.8 माइनस 5.4 अपॉन 5.4 माइनस 2.6 इंटू 100। तो आंसर नियरली 50% के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, 28। Which factor influence the workability of concrete without sacrificing strength? Which factor influence the workability of of concrete without sacrificing strength? सी आंसर देने वाले धनंजय, ये गलत है भाई। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ, फाइन एग्रीगेट ओनली। लेकिन स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोर्स एग्रीगेट। तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जैसे साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ाओगे, साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ाओगे तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी, और इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी तो वर्केबिलिटी बढ़ते हुए दिखेगी, और वर्केबिलिटी यदि बढ़ते हुए दिखी तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मतलब वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास पर बोल रहा है वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, लेकिन स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यदि इसको बढ़ाओगे या कम करोगे तो स्ट्रेंथ में फर्क मिलेगा, इसलिए इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। धनंजय क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट डिटरमाइन वर्केबिलिटी, है ना। दो क्वेश्चन और देख रहे हैं आज के, 30 क्वेश्चन इधर के और 20 क्वेश्चन उधर के, तो 50 क्वेश्चन थे आज के। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्क्रीट आर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। To make 1 cubic meter 1:2:4 concrete by volume, coarse aggregate by volume is required। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना भाई?
ड्राई वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए रेशियो को, कितना होगा 7, तो 1.52 डिवाइडेड बाय 7 और रेशियो कितना है 4 आ जाएगा, 0.88 आ रहा है क्या नियर अबाउट इसके। ओके चलिए, आज 30 क्वेश्चन इधर के थे और 20 क्वेश्चन उधर के थे, तो आज अपन ने 50 क्वेश्चन किए। कल अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे। कल अपन यहाँ से, कल का टारगेट बताता हूँ, कल का टारगेट क्या है। कल का टारगेट है 100 क्वेश्चन को रीच करना, क्लियर है। तो कल का टारगेट है 100 क्वेश्चन पहुंचना, मतलब 70 क्वेश्चन करने का कल का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्क्रीट को पढ़कर आए, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड डे।